Hello dear students, we shall today discuss active voice and passive voice. So without wasting time, let us move to the topic. Here in the very beginning we have look at this sentence. इस सेंटेंस को देखिए. सेंटेंस क्या है? My pocket was picked yesterday. मेरी जेब कल कट गई. पिक्ड मतलब वो कट गई जेब. वॉज पिक्ड क्या है इस सेंटेंस में? अब ये देखिए वर्ब. वॉज पिक्ड ये पैसिव वॉइस में है. क्या है ये? पैसिव वॉइस. नेक्स्ट लेट अस कंपेयर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब पता लगाते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. अब यहाँ पे एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है. इस डायरेक्ट सेंटेंस में हमें जो देखने मिल रहा है, लेट अस कंपेयर समबडी पिक्ड माई पॉकेट यस्टरडे. किसी ने कल मेरी जेब उड़ा ली. समबडी तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और माई पॉकेट क्या? ऑब्जेक्ट. तो इसमें डायरेक्ट मोड में ये सेंटेंस दिया गया है, यानी करने वाला यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन. सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो है समबडी, और ऑब्जेक्ट क्या है जिसपे वो वर्क किया गया है? वो पॉकेट पे. और वर्क क्या किया गया? पिक्ड. वर्ब क्या है हमारी? वर्क मतलब जिस पे जो एक्शन लिया गया है उसको हम वर्ब बोलते हैं. समबडी पिक्ड माई पॉकेट यस्टरडे. किसी ने कल मेरी जेब काट ली. तो इसमें एक्टिव वॉइस है ये. अब इसी में क्या होगा? पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका. पैसिव वॉइस कैसे बनता है? जब जो डूअर ऑफ एक्शन है यानी सब्जेक्ट है उसके द्वारा काम को करवाया जाता है, मतलब वो काम डायरेक्ट नहीं करता. अब इस सेंटेंस में क्या है कि किसी ने जेब उड़ाई है, जेब काटी है, लेकिन अब क्या है? इस सेंटेंस को देखिए, माई पॉकेट वॉज पिक्ड यस्टरडे. मेरी जेब कल कट गई. तो इसमें क्या है? जेब कट गई मतलब काटने वाला अब यहाँ से गायब है, यानी कि जो काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला इसमें वो शो नहीं किया गया है. तो ऐसे में अंडरस्टूड है वो, तो काम का होना दिखाया गया है. तो जब किसी सेंटेंस में एक्शन का होना दिखाया जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है, लेकिन जब उस काम को करने वाला वहाँ पे सेंटेंस में उसके बारे में बताया गया है, उस पर मेन इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेस दिया गया है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट बी पॉइंट देखिए. यहाँ पे बी पॉइंट में क्या कहा गया है? वी यूज एन एक्टिव वर्ब टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज. तो इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब है, वो वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, यानी कि करने वाला जो डूअर ऑफ एक्शन है वो क्या काम करता है. तो वर्ब है एक्टिव वर्ब टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या काम करता है ये इसमें दिखाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल एक सेंटेंस है द क्राउड ब्लॉक्ड द रोड्स. द क्राउड, तो इसमें क्राउड है, वो काम करने वाली है. वो क्या काम कर रही है? वो एक्शन क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है. किसको? रोड को. रोड क्या हो गया? वहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है. जो करने वाला होता है उस काम को वो सब्जेक्ट होता है. और जो भी काम वो किया है, जो एक्शन है, वो हमारा क्या होता है? वर्ब. आई होप यू अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है. इसी के साथ बच्चों आपको एक मेन इसमें बात पता लगी है कि वॉइसेस में हमारे लिए 3 पार्ट्स सेंटेंस के वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन्हीं पे डिस्कस किया जाता है. फर्स्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, सेकंड हमें ऑब्जेक्ट का बारे में पता होना चाहिए, और थर्ड हमें सेंटेंस के वर्ब के बारे में पता होना चाहिए. इन 3 जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब यहाँ पे द क्राउड ब्लॉक्ड द रोड्स, ये सेंटेंस इसमें काम करने वाला वर्ब क्या है और वो ऑब्जेक्ट क्या है, तीनों क्लियर हो गई. टी रिफ्रेशेस द बॉडी. अब चाय क्या करती है? रिफ्रेश करती है, ताज़ा करती है हमारे बॉडी को. तो एक्शन क्या है हमारा? एक्शन क्या है? रिफ्रेश करना. और वो जो चीज़ है वो सब्जेक्ट है टी, और किसके ऊपर वर्क हो रहा है? वो बॉडी. तो जिस चीज़ के ऊपर वर्क होता है वो पार्ट सेंटेंस है. जो वर्ड्स जिन पे एक्शन होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं,
और जो करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और एक्शन हमारा वर्ब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी यूज ए पैसिव वॉइस टू से व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का कब यूज करते हैं हम? पैसिव वॉइस का यूज उस सेंस को प्रकट करने के लिए किया जाता है कि सब्जेक्ट है उस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या हो गया, क्या किया गया। तो यहाँ पे देखिए, द क्राउड वॉज ड्राइवन अवे फ्रॉम द मार्केट, भीड़ को क्या किया गया, भीड़ को। अब ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, भीड़। अब इसका क्या किया गया, वॉज ड्राइवन अवे, उसको भगा दिया गया फ्रॉम द मार्केट, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, द मार्केट, द मार्केट से भीड़ को भगा दिया गया। तो अब इसमें क्या है कि एक्शन को किया गया इसके ऊपर, ये एक्शन नहीं कर रही क्राउड। इस सेंटेंस में क्राउड यानी जो सब्जेक्ट है, इसमें भी ये सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। द क्राउड सब्जेक्ट का वर्क कर रही है सेंटेंस में, द क्राउड यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क कर रही है। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस में द क्राउड ब्लॉक्ड द रोड्स, इसमें क्राउड खुद एक्शन कर रही है, यानी कि डोअर ऑफ सब्जेक्ट, डोअर ऑफ एक्शन है जो क्राउड है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया ये। अब इसमें वर्क खुद करना दिखाया जा रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में द क्राउड वॉज ड्राइवन अवे, अब इस भीड़ के ऊपर यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर काम का किया हुआ जाना दिखाई दिया जा रहा है। तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे टी है, टी क्या है, सब्जेक्ट है, और टी क्या काम करती है, रिफ्रेशेस करती है बॉडी को ताज़ा करती है, शरीर को ताजगी से भरती है। तो काम करने वाला टी, ठीक है। अब ये यानी कि ये एक्टिव मोड में हो गया सेंटेंस हमारा, एक्टिव, क्योंकि चाय काम करती है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, टी इज़ ड्रंक, चाय को पिया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। तो यहाँ पे चाय काम नहीं कर रही, बल्कि चाय के ऊपर काम किया जा रहा है। और वो क्या काम किया जा रहा है, चाय को पिया जा रहा है। अब चाय कोई काम करती है, रिफ्रेश तो नहीं कर रही बॉडी को, बल्कि उसको पिया गया, यानी कि उसके ऊपर काम का करना दिखाया गया। तो इसमें ईजिली आप अंडरस्टूड है कि ये एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट खुद काम करता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट के ऊपर काम करवाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़े सी पार्ट को देख लीजिए। सी पार्ट में, इट इज नॉर्मल टू एक्सप्रेस एक्शन इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में तो एक्शन को सीधा सब नॉर्मली कन्वे कर देंगे। हैवर वी प्रेफर टू यूज द पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग केसेस, लेकिन पैसिव वॉइस का इन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है जब एक्शन हमें बताने हो, एक्सप्रेस करने, एक्शन क्या काम हम कर रहे हैं। लेकिन पैसिव वॉइस का कब यूज होता है, वो केस यहाँ पे है। फर्स्ट, हम क्यों पैसिव वॉइस यूज करते हैं, फर्स्ट रीजन है वी डू नॉट नो हु हैज़ डन द एक्शन। जब हमें ये पता नहीं होता कि एक्शन किसने किया है, कार्य किसने किया है, इन दैट केस वी यूज पैसिव वॉइस, क्योंकि काम करने वाला पता ही नहीं कौन है। तो फर्स्ट सेंटेंस इसमें एग्जांपल है, माई पॉकेट वॉज पिक्ड इन द फेयर। माई पॉकेट वॉज पिक्ड इन द फेयर, फेयर में, मेले में मेरी किसी ने जेब काट ली, ठीक है। तो जेब काट ली, वाज पिक्ड, अब किसने काटी वो तो इसमें बताया नहीं गया है। तो ऐसे में जब हम सब्जेक्ट को नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पैसिव वॉइस मोड यूज करते हैं सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस, द साइकिलिस्ट वॉज हिट बाय ए रेसिंग कार। अब साइकिलिस्ट है, वो कार के द्वारा टक्कर मार दी गई है उसको। वॉज हिट किया गया बाय ए रेसिंग कार, जो रेसिंग कार के माध्यम से उसको चोट लग गई है, उनको हिट किया गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे काम किया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट पॉकेट है, पॉकेट के ऊपर वर्क दिखाया गया कि इनके ऊपर वर्क किया गया है। इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, दे हैव नॉट डायरेक्टली परफॉर्म्ड एनी एक्शन, एक्चुअली द एक्शन इज डन टू देम, उनके ऊपर एक्शन किया गया है।
जब एक सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन का होना दिखाया जाता है, इन दैट केस वो क्या है, पैसिव वॉइस। बट जब सब्जेक्ट है वो खुद वर्क करता है, खुद एक्शन लेता है, दैट केस इज supposed to be in active voice. I hope you have understood. Let us move forward so that you can understand it properly, more clearly. So in second case we have here, let us read this situation. The action itself is more important than knowing who or what causes it. जब एक्शन खुद इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस एक्शन को किसने किया, उस कर्ता को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट बन जाता है, उस सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम। सो लेट अस रीड दिस सेंटेंस। इंडिया वॉज पार्टीशन्ड इन 1947। भारत 1947 में विभाजित हुआ। पार्टीशन्ड, पार्टीशन, विभाजित हुआ। अब यहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट है, पार्टीशन इम्पोर्टेंट है, न कि इंडिया। तो ये सबसे यहाँ पे, यानी कि जब काम करने वाला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि क्या चीज़ थी, उसकी वजह से जो कारण बना वो इम्पोर्टेंट बन गई। यानी कि विभाजन इम्पोर्टेंट बन गया, पार्टीशन जो इंडिया का वो इम्पोर्टेंट बन गया, न कि यहाँ पे करने वाला कोई इम्पोर्टेंट है। तो अगर करने वाला इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए टू कम्युनिटीज़ हिंदू एंड मुस्लिम पार्टीशन्ड इंडिया, तो अब यहाँ पे टू कम्युनिटीज़ दैट इज सब्जेक्ट वो इम्पोर्टेंट हो गई, और ऐसे में एक्शन क्या हो गया, उनके द्वारा उन्होंने परफॉर्म किया तो वो डायरेक्ट हो गया। तो ये ऐसा होता है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब एक्शन खुद सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है वो होता है पैसिव वॉइस। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं इजी लेवल पे लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई लाइक बनाना, बिल्कुल सिंपल, आई लाइक अ बनाना, बनाना, आई लाइक ए बनाना, मुझे केला पसंद है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट क्या है, आई बनाना, और वर्ब क्या है, लाइक। अब यहाँ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस हुआ या कि पैसिव वॉइस। अब इसमें देखिए, आई लाइक काम करने वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस या एम्फेसिस है या जो स्ट्रेस है, इम्पोर्टेंस किसको दी गई है, काम करने वाले को, और दैट इज आई, तो सब्जेक्ट है। ऐसे में जब काम करने वाले को इम्पोर्टेंस दी जाती है वो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जब काम करने वाले के बजाय जो जिस पर काम किया गया उस पे इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस को हम लिखते हैं, आई बनाना इज लाइक्ड बाय मी, इज लाइक्ड बाय मी। अब यहाँ पे सेंटेंस है, आई बनाना, एक केला मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे काम करने वाले को कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है पता ही नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट में चला गया, यानी कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। अब केले को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, यानी कि जिसके ऊपर काम हुआ है उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन काम करने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो फिर वही स्थिति, जब काम करने वाले को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वॉइस एक्टिव वॉइस होता है, और जब जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसको इम्पोर्टेंस दे दी जाती है तो ऐसे में सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चला जाता है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस बिल्कुल इजी है, मैं आपको बताता हूँ उसको। मान लीजिए आप बोलते हैं सी रीड्स ए बुक, वो एक बुक को रीड करती है। यहाँ पे सेंटेंस हो गया कि वो एक बुक को
रीड करती है। जस्ट ए मिनट। वो एक बुक को रीड करती है। अगेन शी रीड्स अ बुक। तो काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सी। तो काम करने वाले को इंपॉर्टेंस दी गई है या बुक को? ऑब्वियसली सब्जेक्ट को, यानी कि काम करने वाले को इंपॉर्टेंस दी गई है। और जब हम काम करने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं तो सेंटेंस किस मोड में होता है? वो एक्टिव वॉइस में। ठीक है, लेकिन अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा दोबारा करते हैं। अब दोबारा क्या करते हैं? मान लीजिए इसमें हम लिखते हैं ए बुक। अब इसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो ऑब्जेक्ट है, यानी इसको। और ए बुक रीड्स इज रेड बाय हर। तो अब क्या है? बुक बुक को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ऐसे में जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो सेंटेंस किस में होता है बेटा? पैसिव वॉइस में। किस में चला जाता है वो सेंटेंस? पैसिव वॉइस में। ये हमारा पैसिव वॉइस में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस कंटिन्यू। सेकंड, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए क्या कहा गया है ताकि रिवीजन हो सके। इट इज़ नेचुरल एंड प्रेफरेबल टू यूज़ द एक्टिव वॉइस। पहली बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमेशा एक्टिव वॉइस में ही हम लिखें, बेहतर होगा। एक्टिव वॉइस में ही हमें हमेशा लिखना चाहिए। कोई भी, जैसे पैराग्राफ है, कोई लेटर है, या कोई ऐसे आप लिख रहे हैं, या कोई आंसर दे रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो प्रेफरेंस हमेशा होनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए, यानी सब्जेक्ट जो हमारा एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन है, उसको इम्पोर्टेंस दें, तभी हमें सेंटेंस लिखने चाहिए। नंबर 1। सेकंड बात क्या है? समटाइम्स इन द एक्टिव वॉइस सम sentences in the active voice are simple and elegant। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, सिंपल बनते हैं, एलिजेंट होते हैं काफ़ी अच्छे से। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैम। और एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखे होते हैं वो हमेशा ईजी रहते हैं, पढ़ने में भी, समझने में भी, बोलने में भी, है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। थर्ड पॉइंट क्या है? पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड। पैसिव वॉइस को भी प्रेफर किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा? उसके लिए वी डू नॉट नो हु हैज़ परफॉर्म्ड द एक्शन। जब हमें ये नहीं पता होता कि एक्शन किसने परफॉर्म किया है, ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे माई पॉकेट वॉज पिकड अप इन द फेयर। माई पॉकेट वॉज पिकड अप इन द फेयर। ऐसे में माई पॉकेट क्या है? वो काट ली गई, वो जेब काट ली गई, किसी ने जेब से पैसे चुरा लिए। माई पॉकेट वॉज पिकड अप। अब इसमें करने वाला नहीं है। ऐसे सेंटेंस में जब करने वाला, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, या फिर वो प्रेफर नहीं किया जाता वहाँ पे, ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, the action itself is more important than who performed it or what causes it। जब एक्शन खुद इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्शन खुद हो जाता है कि उसको, एक्शन को करने वाले की कोई इम्पोर्टेंस वहाँ पे नहीं रहती। when the action becomes more important than the doer of the action means subject। सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करने वाला है सेंटेंस के अंदर, जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, उसकी बजाय जो वो वर्ब कर रहा है, जो वो एक्शन कर रहा है, किसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है उससे भी, यानी कि करने वाले से भी। तो ऐसे में हमें पैसिव वॉइस को वहाँ पे यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव टू द पॉइंट नंबर डी।
हियर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें से याद रखनी चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट, intransitive verbs which do not take object cannot be expressed in the passive voice। फर्स्ट बात ये है कि intransitive verb को हम कभी भी passive voice में चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कोई रूल ही नहीं है बेटा, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि passive voice में हम intransitive verb को, अब intransitive verb कौन सी होती है आपको पता है? नहीं पता तो थोड़ा हिंट दे देता हूँ, वहाँ से उस चैप्टर को आप पढ़ के एक बार देख लेना। इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में यूज़ करने पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती, यानी कि वहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेंशन करूँ, क्योंकि बगैर ऑब्जेक्ट के मेंशन किए भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। मैं बोलता हूँ आई स्माइल, हो गया, मैं मुस्कुराता हूँ। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ आई स्माइल एट यू, मैं तुम्हारे ऊपर मुस्कुराता हूँ, तब भी मेरा काम चल रहा है। तो दोनों स्थिति में मैं उसमें ऑब्जेक्ट लगाऊँ, एट यू लगाऊँ या न लगाऊँ, इट डिपेंड्स अपॉन मी। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन माई विश, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं पूरा बोल के बताना चाहता हूँ अपनी बात को या अंडरस्टूड रखना चाहता हूँ, किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना चाहता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे। अब सेकंड सेंटेंस द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स है, दैट इज सब्जेक्ट, काम को करने वाले। फ्लाई, दे फ्लाई मीन्स वो एक्शन ले रहे हैं फ्लाई का। बट क्या ऑब्जेक्ट मुझे बताना जरूरी है? कोई ज़रूरी तो नहीं है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मैं बोलूँगा उसको इन द स्काई, आसमान में वो उड़े, कोई ज़रूरी नहीं है। या क्योंकि द बर्ड्स फ्लाई इन द वाटर तो नहीं हो सकता। द बर्ड्स फ्लाई इन द विंड, द बर्ड्स फ्लाई अंडर द ग्राउंड, ऐसा नहीं है। बर्ड्स ऑलवेज फ्लाई इन द स्काई, सो इट इज़ अंडरस्टूडेबल, नेवर मिस दिस पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत न हो, बगैर ऑब्जेक्ट के भी वो अपना काम चला सकती हैं, उस वर्ब के लिए हमें पैसिव वॉइस चेंज करने नहीं होते। उसका पैसिव वॉइस चेंज होता ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है ऐसा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स सम ऑफ द एग्जांपल्स गिवन हियर। दे लाफ्ड हार्टेडली, दे लाफ्ड हार्टेडली, वो दिल से हंसे, दिल खोल के हंसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि दे लाफ्ड heartedly on the jokers, at the clowns, okay, yeah, they laughed heartedly on the jokes I told them. So it is not necessary that I should mention object here. Without objects the sentence is also complete. Okay, understood। लेकिन कुछ अब आप ये कहेंगे सर ऐसे सभी सेंटेंस कंप्लीट होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर काम चल सकता है। नहीं, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई आस्क, मैं पूछता हूँ। यहाँ पे हेयर इज ए क्वेश्चन, आई आस्क, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हो? हेयर इज समथिंग दैट यू वांट टू नो, आप जानना चाहोगे कि वो क्या पूछना चाहते हो। आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ। बट अब बर्ड्स के बारे में फिर वही एग्जाम्पल एक बार लेके चलते हैं। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब कोई ये पूछता ही नहीं है भाई पक्षी कैसे उड़ते हैं, या फिर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रह जाती, मतलब सेंस कंप्लीट हो जाती है एक तरीके से हम देखते हैं, है ना। सी लाफ्स, वो हंसती है। सी स्माइल्स, वो हंसती है। यहाँ पे भी जो सेंस क्लियर हो जाती है, तो ऐसे में ज़रूरत नहीं होती। बट जब मैं आपसे बोलता हूँ सी आस्क्स, वो पूछती है, क्या पूछती है? व्हाट, वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को जानने की इच्छा रहती है आपके अंदर। तो जब ऑब्जेक्ट को जानने की इच्छा रहती है, दैट मीन्स कि वो ट्रांसिटिव वर्ब है, वो इंट्रांसिटिव है ही नहीं। ट्रांसिटिव, अब थोड़ा सा ट्रांसिटिव को समझ रही। ट्रांसफर किया तो ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होगा। इंट्रांसिटिव जो खुद में ही रहेगी, इंट्रांसिटिव यानी अंदर ही है उसकी, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट है,
उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब से। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप ट्रांसिटिव का चैप्टर है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स का जो चैप्टर है ग्रामर में दिया गया है, उसको आप डिटेल में वहाँ से जान सकते हैं इनके बारे में, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। बस यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, याद रखने वाली है कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स का वॉइस चेंज नहीं होता, कोई ऐसा रूल ही नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? स्वाति इज गोइंग टू द स्कूल। स्वाति इज गोइंग टू द स्कूल, तो इज गोइंग डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, अब इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। स्वाति इज गोइंग डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इज गोइंग बस ये बताया दैट इज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे बताया जा रहा है कि कहाँ जा रही है, बट ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इज गोइंग ऑन फुट, दैट इज मैनर। गोइंग टू द स्कूल मीन्स दैट इज a direction, that is a point destination where she has to reach. Okay, but it cannot be mentioned as an object of the action. Okay, now however a sentence like they laughed at the beggar, now here is a sentence they laughed at the beggar। यहाँ पे सेंटेंस है कि वो बैगर के ऊपर हंसे, यहाँ पे द बैगर, सॉरी दे लाफ्ड एट द बैगर, दे क्या हो गया सब्जेक्ट, एट द बैगर, द बैगर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, एंड लाफ्ड दैट इज ए वर्ब। सो यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे? कैन बी रिफ्रेम्ड इन पैसिव वॉइस, हाउ? द बैगर it becomes subject, the beggar was laughed at, the beggar was laughed at। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है मेंशन करना कि by them लिखे हैं, कि बिकॉज कोई ना कोई तो होगा उनके ऊपर हंसा होगा, वो दे हैं भाई them। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, किसान अपने खेत में बीज बोता है। ए फार्मर सोज सीड्स इन हिज फील्ड, मैं लिख के दे देता हूँ थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा समझने में। ए फार्मर सोज सीड्स इन हिज फील्ड, फार्मर अपने खेत में बीज बोते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे आप? या वी सो सीड्स इन आवर फील्ड्स, थोड़ा सा और थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं आपको। वी सो सीड्स इन आवर फील्ड्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी, ऑब्जेक्ट क्या है? आवर फील्ड्स, और वर्ब क्या है? ओके, यहाँ पे इन आवर फील्ड्स, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? सीड्स, और वर्ब है सो। इन आवर फील्ड्स दैट इज ए प्लेस, फ्रेज ऑफ प्लेस। ओके, यहाँ पे आप देखिए अब क्या करेंगे, सीड्स, अब ये एक्टिव मोड में है, एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सीड्स आर सोन इन आवर फील्ड, सीड्स आर सोन इन आवर फील्ड बाई अस, ये कोई ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, क्योंकि खेत में बीज कोई और नहीं बोएगा, हम खुद बोएंगे। ओके, अपना खेत है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हियर इज इन पैसिव वॉइस वी यूज पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं?
पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब अलोंग विद एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एक्जुलरी बी, और साथ में हम बी जो हमारी एक्जुलरी है उसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं वो कभी भी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं बनाते। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डू नॉट हैव पैसिव वॉइस फॉर्म्स, दे नेवर फॉर्म पैसिव वॉइस। ओके, सो नाउ द थर्ड पैसिव वॉइस कौन कौन से सेंटेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ जाएंगे। एक से पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है ये? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मीन्स शैल और विल दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और दोनों के बीच में बी। ओके, एक तो ये सेंटेंस इस वर्ब से कोई सेंटेंस बने हैं। सेकेंडली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट मीन्स बीन, continuous means first form ing। अगर इससे कोई सेंटेंस बना हो तो भी उसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, और इस वर्ब पैटर्न से कोई सेंटेंस लिखा हो उसका भी कोई पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे भी। एग्जाम्पल है हिज कॉलिग्स गेव हिम अ प्रेजेंट। यहाँ पे थोड़ा सा डी ट्रांसिटिव, थर्ड पॉइंट हमारा डी ट्रांसिटिव वर्ब्स। डी ट्रांसिटिव वर्ब्स, डी ट्रांसिटिव किसको बोलते हैं? ऐसी वर्ब्स जो जिसमें टू वर्ब्स हों, सॉरी जिसमें टू ऑब्जेक्ट हों, तो वो उनके कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं? उनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में लेके आएंगे और उसका सेंटेंस बना देंगे। पैसिव वॉइस दो तरीके से बनता है उसका। फर्स्ट सेंटेंस देखिए पहले, his colleagues gave him a present. His colleagues, that is subject, gave, that is verb, and one him and second a present, ये दोनों क्या? ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या करेंगे? इसका वॉइस चेंज करने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शुरू में लेंगे और फिर इसका वॉइस चेंज करेंगे। अब पहले ये ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जो फर्स्ट हमारा जिसके ऊपर डायरेक्ट असर जा रहा है, और एक होता है जिसके ऊपर इनडायरेक्ट हमारा प्रभाव जा रहा है। किसका? वर्ब का। वर्ब है उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी वो। तो हिम, हिम में वो इनडायरेक्ट है, इम्पैक्ट है वर्ब का, और ए प्रेजेंट में डायरेक्ट है। कैसे? हिज कॉलिग्स, उसके जो साथी थे, गेव, दिया। अब दिया, क्या दिया? ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथियों ने दिया, क्या दिया? ए प्रेजेंट, एक प्रेजेंट दिया, एक गिफ्ट दिया। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन दिया किसको? दैट इज सेकेंडरी। हिज फ्रेंड गेव देम, उनको दिया। गेव हर, उसको दिया। और गेव हिम, उसी को दिया। हिज कॉलिग्स गेव हिम अ प्रेजेंट। ओके, इसमें टू ऑब्जेक्ट हो गए, और मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या बनता है हमारा? प्रेजेंट, क्योंकि वो हमें पूछे जाएगा कि दिया क्या। ओके, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? दैट इज सेकेंडरी, लेस इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब क्या है? लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू मेक द पैसिव वॉइस, ट्राई टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। He was given a present. He was given a present. अब यहाँ पे अगर इसको लेंगे तो ही सब्जेक्ट में चेंज हो गया,
अब वर्ब माई गेव दैट इज पास्ट वर्ब, पास्ट वर्ब के लिए वॉज या वर, ही के साथ वॉज प्लस ही वॉज गिवन, क्या दिया गया, ही वॉज गिवन क्या, ए प्रेजेंट, ए प्रेजेंट, ही वॉज गिवन ए प्रेजेंट बाय हिज कोलिग्स। अब आप ये भी लिख सकते हैं बाय हिज कोलिग्स, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया इनका, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे कोलिग्स भी लिख सकते हैं। ही वॉज गिवन ए प्रेजेंट बाय हिज कोलिग्स, बाय हिज प्रिंसिपल, बाय हिज क्लासमेट्स, बाय हिज फ्रेंड्स, तो जो भी हैं वो इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है, ऐसे में आप उसके लिए ये मेंशन करेंगे आप। ओके, नाउ ए प्रेजेंट वॉज गिवन टू हिम, अब इस तरीके से आप बना दीजिए, इसमें आपने फर्स्ट सब्जेक्ट बनाया, इसमें आपने सेकंड को सब्जेक्ट बनाया, तो कैसे, ए प्रेजेंट वॉज गिवन टू हिम, यहाँ पे क्या है वॉइस हमारा, ये हमारा है ए प्रेजेंट वॉज गिवन टू हिम, तो यहाँ पे आपने ए प्रेजेंट सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे ए प्रेजेंट जो सब्जेक्ट ले लिया, और वर्ब हमारे गिव, गिव को पास्ट है, तो ए प्रेजेंट वॉज गिवन किसको, टू हिम, उसको दिया गया बाय हिज कॉलिग्स, ऐसा आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अदर कॉमन वर्ब्स विच कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स आर, दूसरी वर्ब है जिनमें मोस्टली आपको देखने में मिलेगा जो सेंटेंस आस्क, ऑफर, पे, शो, टीच और टेल, ऐसी वर्ब जिनमें मिलेंगी, तो ऐसे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पॉसिबली जो मैक्सिमम है वहाँ पे ज़्यादा उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि आपको डबल ऑब्जेक्ट वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस आई वॉज शोन ए न्यू आईपॉड, आई वॉज शोन ए न्यू आईपॉड, ए न्यू आईपॉड वॉज शोन टू मी, ही वॉज गिवन ए प्लेंटी ऑफ फैसिलिटीज़, प्लेंटी ऑफ फैसिलिटी वर गिवन टू हिम, तो आप किसी भी तरीके से आप उसको कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ फैसिलिटीज़ वर गिवन टू हिम या ही वॉज गिवन plenty of facilities और plenty of facilities were given to him। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं दोनों में, एक ही बात है। आई वॉज शोन ए न्यू आईपॉड, ए न्यू आईपॉड वॉज शोन टू मी, वेरी वेल सेंटेंस, बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, इनको आप देखेंगे बड़ा सीखने का आपको मौका मिलेगा। एक ही बात है, आई वॉज शोन ए न्यू आईपॉड, मुझे एक न्यू आईपॉड दिखाया गया, ए न्यू आईपॉड वॉज शोन टू मी, एक न्यू आईपॉड मेरे को दिखाया गया, बात तो वही है ना। खरबूजा चाकू के ऊपर पड़ा, चाकू खरबूजे के ऊपर पड़ा, तो बात तो एक ही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। मैंने किताब को पढ़ा, किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई, ये इसमें थोड़ा अलग है। आई रीड द बुक, बुक वॉज रेड बाय मी, वो अलग चीज़ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ वर्ब, पैसिव वर्ब फॉर्म्स आपको दी गई हैं, ये टेबल आपको लर्न करनी है, और ये लर्न कैसे होगी आपको, इनमें थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ें हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं और उसके साथ एस या एस यूज़ करते हैं। एस या एस कब यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर में हो, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म को इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट की होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। ओके, और क्योंकि पास्ट हो गया, हमेशा एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब भी किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म में चेंज करनी है आपको, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेंगी, हेल्पिंग वर्ब वही लगेंगी जो उस टेंस में हैं, जो उस टेंस की हैं। अब सिंपल प्रेजेंट की क्या होती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, इज, एम, आर यहाँ पे लगेंगे ऑब्वियसली। पास्ट में क्या होता है, वॉज और वर,
तो सेकंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इससे सामने लगेगा वॉज वर्ब। अब नेक्स्ट में आइए फ्यूचर। फ्यूचर में क्या लगता है हमेशा, फ्यूचर में क्या लगता है, विल और शैल, ठीक है, विल शैल लगेंगे, और इसकी जो वर्ब है वो थर्ड में चेंज हो जाएगी। ऐसे सभी वर्ब्स हैं पैसिव वॉइस में जाके पैसिव वॉइस में थर्ड में बन जाती है वो, ओके। और इसमें थर्ड फॉर्म के साथ फ्यूचर में क्या लगेगा, शैल विल बी, शैल बी विल बी, और थर्ड फॉर्म, ओके। विल बी इनवाइटेड, शैल बी इनवाइटेड, ये दोनों यहाँ पे आपके यूज होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मुझे ये बताइए, सोच करके विचार करके आप क्या रिकॉल कर पा रहे हैं, कौन से ऐसे दो टेंस हैं जिसमें आप वॉइस में चेंज नहीं करते। फर्स्ट कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और सेकंड क्या बताया गया वहाँ पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ साथ कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो उसकी कभी भी वॉइस नहीं बनती। और वॉइस तीसरे किसकी नहीं बनती, इंट्रांसिटिव वर्ब्स की, इंट्रांसिटिव वर्ब्स की कभी भी वॉइस चेंज नहीं होती। ये बात आपने ध्यान रखनी है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे आप, आईएनजी है या हाँ कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करेंगे, आईएनजी हटा लेंगे, उसका आईएनजी हटा के इधर हम बीइंग बना देंगे। आईएनजी को कहीं तो लगाना होगा ना, तो हम आईएनजी को बी के साथ लगा के बीइंग बना देते हैं, और इसके साथ जिसके साथ वो आईएनजी लगी है वो वर्ब है, उस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इनसे पहले इज एम आर का यूज़ करेंगे। पास्ट में भी यही है, बस उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर का यूज़ कर देंगे। बाकी आईएनजी के लिए हम बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म इनवाइटेड कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, परफेक्ट होता है थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, थर्ड फॉर्म है जब इसके साथ लगता है, यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो इसमें सिर्फ बीन लगा देंगे हम, ठीक है, हैज़ हैव बीन। ऐसे ही इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत आएगी फिर हम आपको दोबारा से समझाएंगे, ओके। तो यहाँ पे और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी ताकि आपको टेबल ये समझने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाए कंडीशनल्स में। कंडीशनल्स में मान लीजिए मॉडल्स हैं वुड इनवाइट, तो यहाँ पे बी लगाना है सिर्फ बीच में, ठीक है। कंडीशंस में कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो आपका, ओके। परफेक्ट कंडीशनल्स हैं, उसमें क्या करेंगे, वुड हैव इनवाइटेड है तो यहाँ पे भी बीन लगा देंगे, वुड हैव बीन इनवाइटेड, ओके। मॉडल्स हैं आपके मे, माइट, कैन, कुड, ये एटसेट्रा जितने मॉडल्स हैं तो इन सभी में सिर्फ आपको क्या करना है, बी लगाना है और साथ में थर्ड फॉर्म, ओके। इन्फिनेटिव में क्या करेंगे, टू इन्फिनेटिव होता है, टू इन्फिनेटिव टू बी कर देंगे, टू बी इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म में चेंज होगा ही वो। इधर मैंने आपको बताया हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, कोई भी वर्ब है पैसिव वॉइस जब बनेगा वो थर्ड फॉर्म बनेगा। इज दैट क्लियर। अब टू है इन्फिनेटिव टू बी इनवाइटेड, परफेक्ट इन्फिनेटिव है टू हैव इनवाइटेड, टू हैव बीन इनवाइटेड, यहाँ पे बीन आ जाएगा, ओके। पार्टिसिपल है इनवाइटिंग, तो बीइंग इनवाइटेड हो गया, आईएनजी कट के बीइंग, और ये इनवाइट है जो मैंने बताया आपको थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। टेबल को थोड़ा ध्यान से आप लर्न कर लेंगे, यहाँ पे इसको रोक के बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेंगे साफ साफ, ओके। तो यहाँ पे ओके, फिर अगली एक्सरसाइज होगी ना, वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला है। हाँ, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू इंक्लूड फ्रेज लाइक बाय इन द पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा क्या एक उदाहरण होती है कि बाय लगा के उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, बगैर बाय के भी आपका सेंटेंस अंडरस्टूड हो जाता है, समझ लिया जाता है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस, हमने पुलिस को सूचित कर दिया। अब पहले इसका वॉइस चेंज करना, क्या कैसे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में ऐसे आपस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वर्ब को अब देखेंगे कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है। सेकंड वर्ब को हम क्या करेंगे, सेकंड वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे।
क्लियर है। सेकंड फॉर्म किसकी पहचान कराती है? पास्ट टेंस की। तो इसमें क्या करेंगे? वॉज और वर सामने लगेगा, बस इसके वॉज और वर, क्योंकि पास्ट होता है वॉज और वर। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होती, फर्स्ट फॉर्म क्या करती है हमारी? फर्स्ट फॉर्म हमारे प्रेजेंट के बारे में बताती है, और प्रेजेंट में क्या लगता है हमेशा? इज एम आर प्रेजेंट। तो ये तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म में चेंज होती, इससे पहले हमारा लगता है इज एम आर। वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, इज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, एम आई के साथ, और आर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें। चलो एक बार ये सेंटेंस और देख लेते हैं। वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट में हो गया द पुलिस, ओके। और इन्फॉर्म का क्या हो गया? इन्फॉर्म्ड थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म है ना, इसमें वॉज इन्फॉर्म्ड। द पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अभी वी इन्फॉर्म्ड बाय यस, ये आपने लगाना है नहीं लगाना है, दोनों स्थिति में आपका करेक्ट होता है। वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाय यस, ये भी आप लगा सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में आ जाइए। सिंपल प्रेजेंट पहले क्या होता है इसको समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट होता है हमारा, यहाँ पे अब हमारे वॉइस शुरू हो जाते हैं। अभी तक जो हमने किया है केवल हमने वॉइस को समझा है कि वॉइस होते क्या हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस किस तरीके के हमें वहाँ पे वर्ब मिलती है, कौन सा ऐसा सेंटेंस जिसके चेंज नहीं होते, किस कंडीशंस में हमें चेंज करना ज़रूरी होता है वॉइस, और किस कंडीशंस में हमें ज़रूरी नहीं होता। और मोस्ट प्रेफरली जो मोस्ट प्रेफर्ड है वो हम हमेशा एक्टिव वॉइस को ही करते हैं। पैसिव वॉइस तो जब कभी ज़रूरत होती है तब हम करते हैं, जब हमें सब्जेक्ट की बजाय, डूअर ऑफ एक्शन की बजाय जो ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या उसका एक्शन इंपॉर्टेंट लगता है, ऐसी स्थिति में हम वॉइस चेंज करते हैं। ये बात हमेशा याद रहेगी। दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, बार बार रिपीट करें, इससे बड़े अच्छे समझ में आएगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप इसके बाद आपको देख के आप खुद देख लेंगे कि आपको वॉइस है वो ऐसे पक्के हो गए कि अभी आप ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये हाई लेवल के वो नहीं कि डायग्राम बनाया और उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ऐसे चेंज कर दिया, और फिर उसमें बता दिया वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर थर्ड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म को वॉज वर थर्ड फॉर्म में। ऐसा नहीं है, वो टेबल आपके सामने और वो आप अच्छे से जानते भी होंगे। ये सेकंड लेवल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तैयार की गई वीडियो है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सिंपल प्रेजेंट में आ जाइए। अब सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैंने कहा कि कोई भी वर्ब की फॉर्म है वो किस में चली जाती है? थर्ड फॉर्म में। अब ये इधर आ गई हमारी थर्ड फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म है, ये आ गई। अब क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर। अगर ये पास्ट होता तो वॉज वर हो जाता, फ्यूचर होता तो विल शैल हो जाता इज एम आर की जगह। इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। एम लगता है हमारा आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। क्लियर है इतना? चलो सॉरी। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर हमारा है, somebody rings a bell every half an hour। somebody rings a bell every half an hour। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? somebody, वर्ब क्या है? rings, और ऑब्जेक्ट क्या है? a bell। और एवरी हाफ एन आवर ये क्या है? ये हमारी फ्रेज है, और कौन सी फ्रेज है? टाइम फ्रेज, ओके। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आइए, तो ए बॉल, ए बेल। अब रिंग्स है, कौन सा है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ए बेल इज आ गया, और रिंग का क्या हो जाएगा? रंग। इज क्यों है? क्योंकि रिंग्स, रिंग्स से शो हो रहा है कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में हम जब इज एम आर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए बेल इज रंग, रिंग का हो गया रंग, बाय समबडी, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बाई को ख़त्म कर दीजिए यहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं होता। ए बेल इज रंग एवरी हाफ एन आवर, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ए बेल इज रंग एवरी हाफ एन आवर, ए बेल इज रंग एवरी हाफ एन आवर। यहाँ पे ये दिखाया भी गया है,
ए बेल इज रंग एवरी हाफ एन आवर। ये पैसिव वॉइस हो गया। सेकंड सेंटेंस है हमारा आइडेंटिफाई कार्ड्स आर चेक्ड एट द गेट। सॉरी, आइडेंटिटी कार्ड्स आर चेक्ड एट द गेट। आइडेंटिटी कार्ड गेट पे चेक किए जाते हैं। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस जरूरी हो गया ना, या समवन चेक द आइडेंटिटी कार्ड्स ऑन द गेट, समवन चेक्स ऑन आइडेंटिटी कार्ड ऑन द गेट, ये ऐसे नहीं बोलेंगे हम, समवन चेक्स। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताना, तो आइडेंटिटी कार्ड का ही हम वहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे। जिसको हम इंपॉर्टेंस देंगे उसके बारे में हम डायरेक्ट सेंटेंस शुरू करेंगे। ओके, तो पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड की इंपॉर्टेंस बताई गई है, न कि चेक करने वाले की। हम क्या जाने कौन चेक करेगा उसको, ठीक है। तो वैसे भी जब जिसकी भी इंपॉर्टेंस, अगर चेक करने वाले की इंपॉर्टेंस, चेक करने वाले को हम यूज करेंगे। पुलिस इंपॉर्टेंट है, पुलिस चेक्स आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ एवरी सिटीजन पासिंग टू दैट साइट। अब इसमें क्या पुलिस इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन अब हम बात करें कि आइडेंटिटी कार्ड्स आर बीइंग चेक्ड या आइडेंटिटी कार्ड्स आर चेक्ड, इंपॉर्टेंट कौन हो गए, आइडेंटिटी कार्ड्स। आइडेंटिटी कार्ड्स आर चेक्ड एट द गेट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को, आई एम नॉट अलाउड टू यूज द ऑफिस टेलीफोन। आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड, क्या अलाउड नहीं है मेरे को ऑफिस के टेलीफोन का यूज़ करना, वो अलाउ नहीं है। ओके, तो इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है यहाँ पे, टेलीफोन मेरी कि मुझे ये मनाही की गई, मनाही की इम्पोर्टेंस बन गई है वहाँ पे कि आई एम नॉट अलाउड। कौन मनाही, मैं मना हूँ, मुझसे मना की गई, आई एम नॉट अलाउड टू यूज़ द टेलीफोन ऑफिस। बाय होम आर द डॉग्स ट्रेंड, कुत्ते किसके द्वारा ट्रेन किए गए हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस हो गई, उस इंसान की जो कुत्तों को ट्रेन करता है, तो ऑब्वियसली उसका जिक्र होगा, और वो उसको जान भी नहीं रहे तो उसके बारे में पूछेंगे। बाय होम द डॉग्स आर ट्रेंड, या हु आर द डॉग्स ट्रेंड बाय, आप इस तरीके से सेंटेंस को कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, इनको आप कर लीजिए। काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, हम इस पार्ट को, एक्सरसाइज वाले पार्ट इन द सेकंड वीडियो करेंगे, या ठीक है। ओके, दैट्स एनफ। ये वीडियो ध्यान रखें बच्चों, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें 2 और 3 पार्ट्स बन सकते हैं। आप पेशेंस रख के इनको समझिए, इस वीडियो में बड़ा आपको मज़ा आने वाला है, और लास्ट तक आप कह देंगे कि मुझे वॉइस अच्छे से समझ गया, में आ गए, और कभी आप ज़िंदगी भर किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, whether it is a competitive exams or whether it is an academic exam you are going to give, you are going to take. So in both of the cases you will get good marks, and you are likely not to commit even a single mistake in any sentence. Okay, it's my hope so, I hope so, and expects from you. Okay, so thank you and have a nice time. God bless you.